अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हमारी कोशिश है कि हम उनको वो तमाम मालूमात फ्राहम करें जो उनको नहीं मिल पाती। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें मैं हर मंडे को आपके लिए एक पोस्ट लगाऊंगी कम्युनिटी टैब में, जहां आप अपने क्वेश्चंस पूछा करेंगे और मैं हर सैटरडे या फ्राइडे वाले दिन आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स दिया करूंगी। जो पिछली पोस्ट पे आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आए तो आप हमें कमेंट्स के जरिए अपनी फीडबैक दीजिए और अपने क्वेश्चंस कोशिश किया करें कि सिर्फ उसी पोस्ट के नीचे लिखें ताकि मैं उन सब के जवाब दे सकूं। अगर आप दूसरी वीडियोस के नीचे या मेरी और पोस्ट के नीचे आप यूं कमेंट करेंगे तो मुझसे वो क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने क्वेश्चंस उसी पोस्ट के नीचे लगाएं जहां मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स, यानी कि आपके सवाल और हमारे जवाब। तो मैंने कोशिश की है कि जो पहले क्वेश्चंस मौजूद थे पोस्ट पे उन सब के आंसर्स दूं। मजहर हुसैन ने पूछा कि प्रेगनेंसी में पेट में पानी के बारे में लाजमी वीडियो बनाइए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो 2 पार्ट्स में होगी जिसमें पेट में पानी की ज्यादा और पानी की कमी के बारे में अलग अलग वीडियो मौजूद होगी। इसके अलावा मजहर हुसैन ने ये भी पूछा है कि पेट में अगर पानी की ज्यादा तो क्या करना चाहिए। तो जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं उनके बारे में जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं या जो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं उसके बारे में आपको गाइड करूंगी। ज़ारा खान ने पूछा है कि नस्ल कोड प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज एंड इज इट पॉसिबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी लो AFI in 9th month। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर गिव 2 gestational age in different ultrasounds। तो ये उनका सवाल है नस्ल कोड के बारे में, क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और क्या रेमेडीज होनी चाहिए और क्या उससे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो जी हाँ, नस्ल कोड उस अम्बिलिकल कोड को कहते हैं जो बेबी के गिर्द 2 दफा रैप होता है। कई दफा इस सूरत हाल में भी आपके साथ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लो AFI अगर हो तो उसको आपको रिकवर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होगी। गेस्टेशनल एज डिफरेंट इसलिए आती है कि बच्चे के साइज के ऊपर डिपेंड करता है आपका अल्ट्रासाउंड और उस हिसाब से आप गेस्टेशनल एज बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़ारा खान ने ही किया है कि आप जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं वो है पॉली एंड ओलिगोहाइड्रेमिनोस एंड साइटोनफ्लोसिस। तो ये दोनों टॉपिक्स जो पहले वाले हैं वो तो डिफरेंट 2 पार्ट्स में आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाइड्रोनफ्लोसिस के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगी कि अलग से वीडियो बनाऊं। आमना खान ने सवाल किया है कि आई एम 10 वीक प्रेग्नेंट, फीटस की ग्रोथ एंड हार्ट बीट दोनों ख़त्म हो गई हैं। पहले 7th वीक पे हार्ट बीट ख़त्म हो गई, ऐसा क्यों है? आइंदा भी ऐसा मुमकिन है? जी, तो अगर आपकी जो बेबी की ग्रोथ अगर रुक गई है और हार्ट बीट भी रुक गई है तो इसका मतलब है कि आपका बेबी अबॉर्ट हो चुका है। अगर बेबी की हार्ट बीट आपको टेम्पररी नहीं आई लेकिन आपका जो बेबी है उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो एक जिंदा बेबी है। लेकिन अगर दोनों चीजें स्टॉप हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो चुकी है। इसकी आप कॉजेज ढूंढिए। मे बी पॉसिबल कि एबनॉर्मेलिटीज हों जिसकी वजह से बेबी एक्सपायर हो गया, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई मिस हैंडलिंग हुई है तो उसको भी आप नोटिस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। लेकिन अगर ये नेचुरली हुआ है तो इसमें अल्लाह की कुदरत शामिल है और इसके ऊपर आपको खुदा का शुक्र ही अदा करना चाहिए, ताकि एबनॉर्मल बेबी से बेहतर है कि बेबी ना हो, जब भी हो एक सेहतमंद बेबी हो। तो आई होप आमना खान आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रूबी शेख ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या 7th मंथ में हेयर रिबॉन्डिंग करवाई जा सकती है? इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को या नहीं? तो जो रिबॉन्डिंग है उसमें आपके सर झटके लगते हैं या आपकी नेक के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो सकते हैं, लेकिन उससे आपके बेबी को कोई मसला नहीं होता। तो अगर आप रिबॉन्डिंग करवाना चाहती हैं तो आप करवा सकती हैं, इससे आपके बेबी को कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़िया कामरान ने किया है कि मैंने मैसेंजर पे रिपोर्ट सेंड की है, आप चेक कर लें। आपने किस चीज की रिपोर्ट सेंड की है ये आपने मुझे नहीं बताया। सलाम मैम, 8th मंथ और 20 डेज हो गए हैं और कब तक दर्द स्टार्ट हो जाएगी?
تو آپ نے میرا لائیو سیشن نہیں دیکھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو دیکھیے، جس میں میں نے بتایا ہے کہ 40 ویک کے بعد بھی اگر آپ کی پین سٹارٹ نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو آپ وہ ویڈیو واچ کیجئے تاکہ آپ کو آپ کے کوشچن کا آنسر مل سکے۔ گل پیر السلام علیکم میم، میری بیبی گرل 3 منتھ کی ہے، الحمدللہ اسے کوئی فوڈ دینا سٹارٹ کر دوں، بنانا یا کچھ بھی؟ ابھی جسٹ مدر فیڈ پہ ہے ماشاءاللہ۔ جی اگر وہ مدر فیڈ کے اوپر ہے تو اس کو 6 مہینے تک کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ مدر فیڈ پہ نہیں ہوتا تو اس میں نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے، اس صورتحال میں آپ کو ان کو ایکسٹرنل فیڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو بچے ماں کی فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو تمام ضروری نیوٹرینٹس مل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 3rd منتھ میں ہی کچھ سٹارٹ کرا دیں۔ لیکن اگر آپ بضد ہیں تو آپ اس کو 4th منتھ میں چاولوں والا سیریلیک سٹارٹ کروا سکتی ہیں۔ وزنہ ارسلان میم، I delivered my baby 10 days ago. After 5 days my stitches broke now and it is open wound and it hurts too much. What can I do now for its fast recovery? Kindly suggest me some tips. Can restitching be done? جی آپ کو ایسی صورتحال میں مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھنے کی بجائے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ فزیکلی تو وہی آپ کے سٹیچز چیک کر سکتا ہے اور آپ کو دوبارہ سے سٹیچز لگا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو سٹیچز ہیں یہ زخم کی صورت اختیار کر گئے ہیں اور موسم بھی خراب ہے جس میں ریشہ پڑ سکتا ہے، زخم خراب ہو سکتا ہے اور یہ خود ریکور ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ایک ڈاکٹر ہی دیکھ کے بتا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال اگر کسی کے ساتھ بھی پیش آئے تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اگر ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر فوراً اس کو ری اسٹچ کر۔ باجوہ جانی پلیز آپ ہی، مجھے 7th ویک چل رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہارٹ بیٹ نہیں بن رہی بیبی کی اور نہ بیبی گرو ہو رہا ہے، 1 ویک تک ہارٹ بیٹ نہ ہوئی تو بہت ڈرایا ہے مجھے، ہارٹ بیٹ میکسیمم کب آ سکتی ہے؟ باجوہ جانی، میں نے ابھی اسی بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ آپ ایک الٹرا ساؤنڈ آپ نے جو کروایا ہے اس میں بیبی کی جو گروتھ لیول ہے، 1 ویک کے بعد آپ دوسرا الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اس میں اگر بیبی گرو ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور ہارٹ بیٹ آ سکتی ہے۔ لیکن اگر بیبی کی گروتھ نہیں ہوئی یا بیبی شرنک ہو گیا ہے پہلے سے، اس کا سائز کم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب زندہ نہیں رہا، تو اس صورتحال میں آپ کو ابورشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتی۔ ہنا اکبر میم، میرا 7th منتھ چل رہا ہے، مجھے ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، مارننگ کو ٹانگوں میں پین ہوتی ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ تو ہنا اکبر، میں نے ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے لیگ کریمپس کے اوپر، تو آپ اس کو فالو کیجئے اور اس میں دیکھیے کہ کیا آپ کو وہ والی ایکسرسائز کر کے ریلیف ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو ایسیڈیٹی پرابلم ہے تو آپ دودھ ٹھنڈا لے کر اس کو سپ بائی سپ پئیں اور کوشش کیجئے کہ میلز تھوڑی مقدار میں لیں اور بار بار لیں، اپنے اسٹمک کو خالی مت رہنے دیں اور تیز اسپائسز مت کھائیں۔ زینب نذیر، مجھے 7th منتھ لگا ہوا ہے اور بیبی پوزیشن بریچ تھی تو کوئی پرابلم والی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیے 8th منتھ کے اینڈ تک بیبی اپنی پوزیشن لیتا ہے، ابھی آپ کو فوری طور پر لونگ سجدے اور سیڑھیاں چڑھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے بار بار، تاکہ آپ کا بیبی روٹیٹ ہو کر اپنی پوزیشن میں آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ایکسٹرنلی وہ بیبی کو روٹیٹ کر سکتے ہیں، کیا وہ ٹریٹمنٹ آپ کے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، اگر ہے تو آپ اس سے اویل کریں تاکہ آپ کا بیبی صحیح پوزیشن میں آ جائے۔ یو فاطمہ میم، پریگنینسی میں کس ٹائپ کی جرک نقصان دہ ہیں؟ ہماری روڈ بہت خراب ہے اینڈ ڈاکٹر نے سٹارٹ ویک میں بلایا ہے تو جا سکتی ہوں۔ اگر آپ کا جو تھوڑا بہت واکنگ ڈسٹینس والی روڈ خراب ہے تو آپ کوشش کیجئے اس پہ پیدل چل لیں اور بعد میں آپ سواری پہ بیٹھ جائیے، لیکن اگر آپ کا لانگ ٹریک ایسا ہی ہے تو آپ سلو سپیڈ میں لے جائیے اور پیٹ کو ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ آپ کے پیٹ پہ جرک نہ لگے۔ اس طرح سے آپ جا سکتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو فالو کر کے دیکھیے، امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فری نور، میں نے آپ کو میسنجر پہ کویشچن سینڈ کیا تھا۔ دیکھیے فری، یہ پوسٹ اسی لیے لگائی گئی ہے کہ آپ کویشچنس یہاں پہ کیجیے۔ اب میں یہاں سے چھوڑ کے میسنجر پہ چیک نہیں کروں گی، جب میں پوسٹ لگاؤں آپ اس پوسٹ پہ کمنٹ کیجیے اور وہاں پہ کویشچن کیجیے تاکہ میں ان کے آنسرز کی ویڈیو بنا سکوں۔ عرفان سردار، میم میرے بیبی کی گیٹ پانی کم ہے، ڈاکٹر نے ڈرپس کا کہا اور الٹرا ساؤنڈ میں موومنٹ
हार्ट बीट सही है, प्लीज़ इस पे एक डिटेल वीडियो बना दें प्लीज़। जी, तो मैंने आपको बताया कि जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस आ रही हैं वो 2 पार्ट्स में होंगी, एक में पेट में पानी की ज़्यादती और एक में पेट में पानी की कमी। इन दोनों सूरत हाल में आपको क्या क्या करना है और ये क्यों पेश आती हैं, ये मैं उनमें डिटेल से बताने वाली हूँ। हाजरा अली मैम, आपने एक वीडियो में बताया है कि गर्म पानी में शहद और लीमू पीऊँ निहार मुँह। तो मैं अपने बेबी को फीड कराती हूँ और वो 2.5 मंथ की है और मेरे पेट डिलीवरी के बाद थोड़ा बड़ा बाहर निकल गया है, तो क्या मैं ये रेमेडी यूज़ कर सकती हूँ? जी, आप किसी भी मंथ में ये रेमेडी यूज़ कर सकती हैं। आप प्रेगनेंसी के अलावा किसी भी टाइम यूज़ कर सकती हैं ये रेमेडी, ये आपके लिए हर सूरत हाल में अच्छी है। हाजरा अली ने ये भी पूछा है कि मेहरबानी करके वीडियो में ही जवाब दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट यही कोशिश करूँगी कि कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगाया करूँगी और उस पर जितने भी क्वेश्चंस आए हुआ करेंगे उनके आंसर्स वीडियो में दिया करूँगी। हाजरा नज़ीर मैम, मुझे 5 मंथ एंड हुए हैं आज, लेकिन जो भी देखते हैं कहते हैं कि नहीं लगती प्रेग्नेंट, ऐसा क्यों है? मेरा बस थोड़ा सा पेट निकला है, बाकी माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, बेबी ठीक है। अल्ट्रासाउंड में आपको मैं बताऊं कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो आपका पेट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता जितना आपका सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसीज में होता है। अभी आपका बेबी वैसे भी साइज़ में छोटा है और बाद के मंथ्स में इंशाल्लाह आपका पेट प्रोमिनेंट भी होगा और नज़र भी आएगा। डोंट वरी, अगर आप खुद स्लिम स्मार्ट हैं तो काफ़ी देर बाद पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अफजल काटेवाडी ने पूछा है कि हाय मैम, मेरा 38 वीक स्टार्ट हो चुका है, अभी तक लेबर पेन नहीं हो रहा है, दुआ करें। तो पहले तो आप हमारी वो वीडियो देखिए जो मैंने लाइव सेशन किया था कि 40 वीक के बाद भी अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट ना हो तो क्या करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमारी दुआएं आप लोग के साथ हर वक्त हैं। असदुल्ला खान मैम, मेरा बेटा 3 मंथ और 12 दिनों का है, मैं पानी कब से पिला सकती हूँ और 3 मंथ के बच्चे को क्या खिला सकती हूँ? जी, अगर आपका बेबी मदर फीड ले रहा है तो उसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अगर आपका बेबी दूसरी दूध के ऊपर है तो फिर उसको आप चावलों का सिरलैक 4th मंथ से स्टार्ट करवा दीजिए। इसके अलावा आप जो पानी है बच्चे को वो भी 6 मंथ से स्टार्ट करवाइए। अगर गर्मी का सीजन है और आपका बच्चे को आप फील करते हैं कि ज़्यादा गर्मी पसीना आता है तो आप 5th मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम ठंडे में आप पूछ रहे हैं या आजकल के मौसम में तो बच्चा गुजारा कर सकता है, अभी 6 मंथ के बेबी को आप पानी देना स्टार्ट कर सकते हैं। अनाया अनस, सलाम मैम, मेरा 39 वीक स्टार्ट हो गया है, अभी तक कोई पेन नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि बेबी ने हेड सीधा नहीं किया हुआ इसलिए ऑपरेशन करना पड़ सकता है और वॉक करने से भी मना किया है। ठीक है, तो आप वॉक ना करें लेकिन आप ज़्यादा टाइम खड़ी ज़रूर रहें। इस सूरत हाल में आप सिर्फ नमाज पढ़ें, दुआ कीजिए और रेस्ट कीजिए, जैसा डॉक्टर ने कहा है उसी को फॉलो कीजिए और ऑपरेशन से मत डरिए। अगर ऑपरेशन हो भी जाता है तो ये आपकी सेहत के लिए और आपके बेबी की सेहत के लिए अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक अनदर साइट से अल्ट्रासाउंड करवाइए और अपने बारे में उनसे इंफॉर्मेशन ले लीजिए ताकि आपको सेकंड ओपिनियन मिल जाए। SK शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम मैम, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह आपको सेहत दे। सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स कैसे होते हैं? मैम वालेकुम सलाम पहले तो, और ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। और इम्प्लांटेशन की जो सिम्टम्स हैं वो प्रेगनेंसी की सिम्टम्स ही होती हैं। इसके अलावा उसमें ब्लीडिंग होती है और उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और दूसरी ब्लीडिंग का फ़र्क बताया है, तो आप उसको एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर और उसकी मिकदार पता चल सके, आप जो से हैं उसको खुद से जज कर सकें। इसके अलावा आपने पूछा है कि मुझे नींद बहुत कम आती है मैम, भरपूर नींद के लिए कोई हैं तो बताइए। तो आपको चाहिए कि वो जो मैंने लेग क्रैम्प्स की एक्सरसाइज बताई है वो करें। उसके अलावा कोशिश करें कि अगर आपके लेटर मंथ्स चल रहे हैं, 3rd ट्राइमेस्टर है और आपके पास कोई फीमेल अवेलेबल है तो वो आपको थोड़ा सा मसाज या आपको थोड़ा सा दबा दे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। उसके अलावा आप ऐसे के कंफर्टेबल पिलोज आते हैं प्रेगनेंसी के लिए जिसको आप टांगों के दरमियान रख के और बाजुओं के दरमियान रख के सो सकती हैं, इससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और नींद अच्छी है। अमल उज़ैर, मैडम प्लीज़ आंसर मी, मेरी हर चीज़ नॉर्मल है लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा है कि बेबी ने
हेड ऊंचाई पे ही है, नीचे की जगह बहुत तंग है, ऑपरेशन होगा, क्या मैं करवा लूं? तो जी आपको मैंने इसीलिए कहा हुआ है कि एक आप गवर्नमेंट डॉक्टर को भी चेक करवाया करें। अगर वो भी आपको यही सजेस्ट करती हैं तो आप बेफिक्र होकर ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि अगर जगह की कमी होगी तो डॉक्टर चाह के भी आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकेगी। तो इस सूरत हाल में आपको एक सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है। आप उसको किसी अल्ट्रासाउंड वाली से रब्ता कीजिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर चेक करवाइए। अगर वहाँ पे भी आपको यही सजेशन मिलती है तो आप प्रोसीड हो जाइए। राबिया फैसल ने पूछा है कि मैम प्लीज़ आप ये बता दें कि 8 मंथ में यूरिन बार बार आता है तो डिलीवरी का टाइम करीब है। तो यूरिन बार बार आने की रीज़न डिलीवरी नहीं होती, बल्कि चूँकि आपका मसाना यूट्रस के वज़न की वजह से दब चुका होता है और उसमें कैपेसिटी कम हो गई होती है यूरिन को स्टोर करने की, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन आता है। इसका कोई लेना देना नहीं होता कि आपको जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी या नहीं। राबिया रोक ने पूछा है प्लीज़ छोटा ऑपरेशन पे भी वीडियो बनाएं कि कैसे नीचे स्टिचेस का ख्याल रखें। तो राबिया रोक आपने देखी नहीं वीडियो, ये वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें मैंने आपको स्टिचेस के बारे में बताया है कि आप उसके लिए क्या कर सकती हैं। तो आप मेरी वीडियोस को चेक कीजिए और उसमें छोटे ऑपरेशन के बारे में जो वीडियो है उसको देखिए। अरीबा अनीस ने पूछा है कि मैम मेरा 9th मंथ है, 37 वीक चल रहा है, मुझे थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई और उसके बाद से गंदा पानी आ रहा, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर ऑपरेट का कह रहे हैं, क्या मुझे वेट करना चाहिए या ऑपरेशन करवा लेना चाहिए? गंदा पानी से आपका मुझे मतलब समझ नहीं आया। अगर तो वो आम जो एक्सक्रीशंस होती हैं वो हैं तो फिर तो आपको भी वेट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड है या आपको ये लग रहा है कि वो बच्चादानी का पानी है तो आप उसको एक और जगह से चेक करवा लीजिए, और अगर वो भी आपको ऑपरेशन का कहें तो आप ऑपरेशन करवा लें। बेहतर है कि आप सेकेंड ओपिनियन ले लें। साजदा उस्मान ने पूछा है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ पर कोई वीडियो बनाएं। तो साजदा मैंने बिल्कुल बना के रखी हुई है वीडियो, आप मेरी वीडियोस में जाके देखिए। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना कर रखी है, आप उसको देखिए और अपने क्वेश्चंस का आंसर वहां से ले लीजिए। अवैस मुगल ने पूछा है कि मुझे 3 दिन बाद 9th मंथ स्टार्ट हो रहा है, मुझे कभी कहीं पेन होता है, कभी कहीं नीचे की तरफ बहुत दबाव फील होता है, क्या पॉसिबल है कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए? मेरा LMP लास्ट डेट 7/12/18 थी और कब तक डिलीवरी हो जाएगी? आपका जो EDD है वो तकरीबन 14 सितंबर बनता है। उम्मीद है कि आपका नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल की तरफ हैं। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हुई तो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने अपने बेबी की पोजीशन के बारे में नहीं बताया। अगर पोजीशन सेट हो चुकी है तो फिर इंशाल्लाह आपका नॉर्मल हो जाएगा। सादिया इरफान ने पूछा है कि एपिड्यूरल के बारे में बताइए प्लीज। तो आपको पता है कि मैं एपिड्यूरल के बहुत खिलाफ हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि डॉक्टरों को सख्ती से मना कर दीजिए कि आप हमें पूरा बेहोश कर लीजिए लेकिन हमें ये इंजेक्शन ना लगाएं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं इसके बारे में फुल ट्रेंड नहीं है। बाहर के मुल्कों में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन वहाँ पे स्पेशल बेल्ट्स अवेलेबल होती हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पे वहाँ पे ही सर्कल्स बने होते हैं जहाँ इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान में वो अंदाजे से लगाते हैं और कई दफ़ा एक जगह पे लगाने के बाद निकाल के दोबारा 2-3 जगह पे लगाते हैं और आपकी बैकबोन को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सालों तक आपकी कमर में पेन रहती है। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी दे रहे हैं डॉक्टर कि आप बेहोश होकर करवाना चाहते हैं या एपिड्यूरल लगवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। और अगर आपको लग ही चुका है एपिड्यूरल तो फिर आप कुछ देर सरहाना मत इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करें कि जब भी काम करें आपकी कमर बेंट ना हो। जब भी आपकी कमर बेंट होगी तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। सायरा सफ्तर ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे जानना है कि मेरा 41 वीक में जाकर सी सेक्शन हुआ है कि मुझे कोई इशू नहीं था। मैंने 40 वीक तक आपकी सारी वीडियोस फॉलो की बट ऑपरेशन की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। मेरा फर्स्ट बेबी है और वेट 83 है। ऑपरेशन के बाद भी बेली ऐसे है जैसे। आप मेरी वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने ऑपरेशन के बाद एहतियातें बताई हैं, जिसमें आपके पेट को कम करने के बारे में मैंने के भी बताए हैं और उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है। आप उसको सर्च कीजिए मेरी वीडियोस में से और उसको देखिए ताकि आपका मसला हल हो, बाकी आप डिस्टर्ब ना हो। जो होना था वो तो हो चुका। खान दाऊद ने पूछा है कि मैम लड़की किस साइड पे होती है
رائٹ یا لیفٹ، تو یہ تو صرف اللہ جانتے ہیں کہ لڑکی لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے یا رائٹ پہ ہوتی ہے۔ البتہ سائنس کے حساب سے کوئی پرٹیکولر سائڈ نہیں ہے بچوں کے لیے کہ رائٹ سائڈ پہ لڑکی ہی ہوگی یا لیفٹ سائڈ پہ لڑکی ہی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جینڈر کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا۔ محمد رضوان نے پوچھا ہے کہ میم 4 ویکس کا ایک ہفتہ بنتا ہے، 40 ویکس سے 10th منتھ، لیکن ڈاکٹر کیوں 9 منتھ کہتے ہیں؟ ایکسپلین پلیز، تھینک یو۔ دیکھیے، ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ ایسٹیمیٹ یور منتھ اینڈ ویکس، اس کو دیکھیے، اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو 7th اور 8th منتھ ہیں وہ تقریباً تھوڑے لانگ منتھ گنے جاتے ہیں، تو اس میں زیادہ ہفتے شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح کا حساب ہے جس کو جب آپ ٹوٹل کرتے ہیں تو 40 ویک ہی بنتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پر منتھ میں کتنے ویک بتائے گئے ہیں، اور وہ ٹوٹل 40 ہی بنتے ہیں، تو مہربانی فرما کر آپ وہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ امبر بشرا نے پوچھا ہے کہ میرا 35 ویک سٹارٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ میں 36 ویک شو ہو رہے ہیں، میں کون سے ویک کو کنسیڈر کروں؟ تو جو اصل ویک ہیں وہ آپ کی لاسٹ مینسٹریشن ڈیٹ کے حساب سے ہوتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ میں جو ویک آتے ہیں وہ آپ کے بیبی کے سائز کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر آپ کا بیبی ویک ہے، آپ کو 35 ویکس شو ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی مینسز کی ڈیٹ کے حساب سے دیکھیں تو وہ ویک ایگزیکٹ ہوں گے۔ اگر آپ صحیح والا جاننا چاہتی ہیں تو اپنے لاسٹ ڈیٹ کے حساب سے میجر کیجیے۔ شیزی پروین نے پوچھا ہے کہ ہیلو میم، السلام علیکم، مجھے آپ سے بس اتنا جاننا ہے کہ کیا 9 منتھ میں ہونے والا ڈسچارج غسل ضائع کر دیتا ہے؟ جی دیکھیے، 9th منتھ میں کیا آپ کو بہت سارے منتھ میں یہ ڈسچارج ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ وہ ڈسچارج نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو غسل کی ضرورت ہو۔ لیکن اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ روز آپ نہا لیا کریں، شیمپو نہ کریں بے شک، لیکن آپ نہا لیا کریں تاکہ آپ کی جو لوور پارٹ ہے باڈی کا وہ گل نہ جائے یا اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ آپ جتنا صاف اور ڈرائی رہیں گی اتنا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ انفیکشن سے بچے رہیں گے، اور اس طرح سے آپ نماز بھی پڑھ سکیں گی۔ آئی ہوپ آپ کو کوشچن کا آنسر مل گیا ہوگا۔ ہما مغل نے پوچھا ہے کہ کیا 8th منتھ ٹریول کر سکتے ہیں بائی پلین؟ تو عام طور پہ تو جو 2nd ٹرائمیسٹر ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے ٹریولنگ کے لیے۔ 8th منتھ میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر جب ویکیوم پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ کہیں ڈیلیوری ہیپن نہ ہو جائے، تو آپ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو فزیکلی چیک کروائیے، اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتی ہیں تو ہی آپ پلین کا سفر کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے سارے کوشچنس کے آنسرز مل گئے ہوں گے، اور آپ لوگ جو نیکسٹ کوشچن ہے اپنے تیار کر لیں گے تاکہ میں ان کے بھی آنسرز دے دوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ان لوگوں تک پہنچائیے جن کے یہ کوشچن دماغ میں ہیں اور وہ کر نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بنے ہوئے بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہی۔ نئی ویڈیو آنے تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔